दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। ये इस कहानी का 17वां एपिसोड होने जा रहा है। और अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 12 है। दोस्तों क्या आप भी वही सोच रहे हो जो नोनी और उसके घर वाले सोच रहे हैं? क्या वाकई ये वही महल या बावड़ी है जिसकी कहानियां नोनी ने अपने दादा दादी से सुन रखी हैं? अगर हाँ तो फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों क्या कहते हो, शुरू की जाए इसके आगे की कहानी? तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों ने जो भी किया ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सुबह होते ही गांव के बहुत सारे मर्द और औरतें उसी जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। शंकर मास्टर भी वहीं पर थे और लोगों को काम करने का तरीका समझा रहे थे। सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमें काम इस तरीके से करना है कि कोई भी नुकसान ना हो। बड़े ही ध्यान से हमें इस कीचड़ को इस जगह से निकालना है। बस एक बार हम लोगों के खड़े होने की जगह बन जाए, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सेटल हो जाएगा। काम बड़ी तेजी से चल रहा था और धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही थी। इसी दौरान अज्जी ने घर में एक मीटिंग रखी थी। गांव की सभी औरतों को बुलाया गया था। अज्जी ने अपनी बात रखी। सुनिए, आप सब जानते ही हैं कि गांव के बहुत सारे लोग इस काम में जुटे हुए हैं। वो सब लोग ये भी जानते हैं कि इस काम के लिए किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी वो सब बिना किसी लालच के पूरी लगन के साथ इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं। हम लोगों को मिलकर उन सब के लिए अच्छे खाने और पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे घर के बरामदे को हम एक रसोई घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप कल सुबह सभी इकट्ठे होकर हमारे घर आ जाएं और हम मिलकर ये काम शुरू करेंगे। हम लोग छोटी छोटी टीमें बना लेंगे। एक टीम सब्जी काटने का काम करेगी और एक टीम खाना बनाने का और एक टीम खाना परोसने का काम करेगी। और बच्चों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं तो चाहती हूँ कि हम प्लास्टिक की प्लेट्स या फिर डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। हम खेत जाकर केले के पत्ते ले आएंगे। सभी मजदूर इन पत्तों को प्लेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। नोनी इस बात से बड़ी हैरान थी कि अज्जी एकदम एक सेनापति बन गई थी और सभी लोगों को ऑर्डर्स दे रही थी। गड्ढे वाली जगह पर तो मानो जैसे त्योहार जैसा माहौल था। शामियाने लगे हुए थे, लोग खुशी खुशी काम कर रहे थे। हनुमे घोड़ा सभी मजदूरों को बार बार एक ही बात समझा रहे थे। देखिए, आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी काम करना शंकर मास्टर और अज्जा से पूछकर ही करना। बच्चे भी खुशी खुशी सबकी मदद कर रहे थे। नोनी पीने के लिए पानी दे रही थी और अमित साफ सफाई में मदद कर रहा था। मेधा अपना पसंदीदा काम कर रही थी। हमेशा की तरह वो ड्राइंग और स्केचिंग में व्यस्त थी। इसी बीच शंकर मास्टर को अब्दुल रशीद का फ़ोन आया। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो, मैं अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। जी जी जी, नमस्ते 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 अब्दुल जी। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। और दरअसल मैंने एक बात बतानी थी आपको कि अभी परमिशन मिलने में कुछ और दिन लग सकते हैं। वैसे मैंने केंद्र सरकार से भी परमिशन लेने के लिए कोशिश की है। बाकी मैं ये सोचता हूँ कि जब तक सरकार अपना पेपर वर्क पूरा नहीं कर लेती, मैं अपने 4 सहायकों के साथ आपके गांव आ जाता हूँ, क्योंकि ये मौसम खुदाई के लिए ठीक है। आगे जाकर फिर मौसम बदलेगा, बारिश भी हो सकती है, जो हमारे काम में रुकावट डालेगी। बस एक ही बात की प्रॉब्लम है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं आई है। ये बात सुनते ही शंकर मास्टर ने फ़ोन जल्दी से अज्जा को दिया। अज्जा अज्जा, ज़रा बात करना, बात कीजिए। कौन है? वो अरे वो अब्दुल रशीद, वो अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे दो मुझे दो। हेलो। 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 जी जी, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
ओ मैं अब्दुल रशीद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने पहचान लिया सर, मैंने पहचान लिया। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ये काम बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। मेरे पास एक और घर है जहाँ पर आप और आपके सहयोगी बड़े ही आराम से रह सकते हैं। और हाँ, आप खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। बस आप अपने साथ ज़रूरत के सारे औजार ले आइए, वो हमारे पास नहीं होंगे। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। हमने तो साफ सफाई का काम शुरू भी करवा दिया है, बस अब आपका ही इंतज़ार है। ओके। सभी लोगों को खास हिदायत दे रखी है, आपके आने तक कोई भी किसी चीज़ को छुएगा नहीं। ओरेली, आप चिंता मत कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके आपके पास पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। शाम को अज्जी और उनकी टीम ने मजदूरों को खाना परोसा और रोशनी के लिए लालटेन भी अरेंज करके दी, क्योंकि काफ़ी सारे मजदूर रात को सिक्योरिटी पर्पज से वहां रुकने वाले थे। अगली ही सुबह अब्दुल रशीद और उनकी टीम एक बड़ी सी वैन में अज्जा के घर पहुंची। अब्दुल रशीद भी बहुत ही जोशीले थे। उसी दोपहर को वो अपनी टीम के साथ साइट पर पहुंच गए। हनमे गौड़ा भी साइट पर मौजूद थे। आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हनुमे गौड़ा अपने पूरे गांव के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हम पैसे से तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको जितने भी मजदूर चाहिए होंगे वो हम दे सकते हैं। ये जगह हमारे गांव की है, इसलिए हम सबको गर्व है कि हमें अपनी मिट्टी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब्दुल रशीद की उम्र 30 साल से थोड़ी ज्यादा होगी। वह कर्नाटका की कई जगहों पर काम कर चुके थे। वह बहुत ही अनुभवी थे। सबसे पहले उन्होंने पूरी जगह को अच्छी तरह से स्टडी किया। अब्दुल रशीद अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहे थे और हर तरफ अच्छी तरह से देख रहे थे। इसी दौरान हनमे गौड़ा से, ठीक है ठीक है ठीक है। वेल मिस्टर हनुमे गौड़ा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। वरना ज़्यादातर ऐसे कामों में तो लोग ऐसे कामों को सरकार का काम बताकर खुद अलग हो जाते हैं, पर आप सब लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अज्जा और हनमे गौड़ा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देखते ही देखते अब्दुल रशीद और उनकी टीम ने काम भी शुरू कर दिया। बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ उनके काम को समझने की कोशिश कर रहे थे। शाम तक अब्दुल रशीद और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की और सारे मजदूर भी उनकी देखरेख में लगातार काम करते रहे। रात के खाने के दौरान अज्जी ने मिस्टर रशीद से पूछा, देखिए रशीद साहब, क्या आपको लगता है कि यहाँ वाकई कोई मंदिर या बावड़ी हो सकती है? वेल देखिए अम्मा, अभी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ तो कुछ नहीं बता सकता। हाँ, बाकी अब तक मैंने जितना भी देखा है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। बाकी आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको पूरी तरह सब कुछ बता पाऊंगा। बाकी एक बात पक्की है कि कुछ ही दिनों में यहाँ एक खूबसूरत इमारत बनने वाली है। अगले कुछ हफ्तों तक अब्दुल रशीद, उनकी टीम और मजदूरों ने बहुत मेहनत की। काम के दौरान उन्हें लगातार बहुत सारे और खंभे और सीढ़ियां मिल रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि अब सीढ़ियों के साथ साथ छोटे छोटे मंदिर भी नजर आने लगे थे। मिस्टर रशीद को अब इंतज़ार इसी बात का था कि बहुत जल्द अब उन्हें मिट्टी के बर्तन, सोना, कंकाल या फिर कोई शिलालेख जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि सिक्कों से मंदिर के युग का पता चल सकता है या फिर उस समय के शासक और उस जगह की समृद्धि के बारे पता लगाया जा सकता है। काम लगातार जारी था और अब तक 16 पिलर मिल चुके थे। हर एक पिलर काले रंग के पत्थर से तराशा गया था और पॉलिश इतनी बेदाग थी, ऐसा लगता था कि सारा काम हाल ही में किया गया हो। शंकर मास्टर बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि उस जमाने में तो मशीनें भी नहीं रही होंगी, फिर ये सारा काम आखिर कैसे किया गया होगा। अब्दुल रशीद की टीम में से एक महिला सहायक भी कहने लगी,
देखिए, ये सारा काम हाथों से किया गया है। इस पूरे काम को करने में बहुत समय लगा होगा। वो लोग भगवान को कुछ बहुत ही सुंदर भेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। नोनी की अज्जी ने अपना पुराना सवाल फिर से दोहरा दिया। रशीद साहब, अब आप क्या कहेंगे? वेल, मुझे लगता है कि ये कोई कुआं होगा, क्योंकि अगर ये कोई मंदिर होता तो इस पर छत ज़रूर होती। जो मंदिर सबसे पहले नजर आया था वो एक बड़े से चबूतरे के कोने पर था और मंदिर के ऊपर चंद्रशेखर और शैलजा लिखा हुआ था। शायद ये महादेव और पार्वती माता का नाम था। अब्दुल साहब को उस लिखावट से ये पता चला कि ये मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना होगा। आगे चलकर एक और दीवार भी मिली जहां पर पूरी एक कहानी उकेरी हुई थी। उस कहानी में महादेव को एक हाथी राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया था। कुछ दिन और काम करने के बाद एक छोटा सा मंदिर और मिला। यह मंदिर देवी सरस्वती का था। पहले की तरह इस मंदिर के ऊपर भी एक नाम लिखा हुआ था। यह नाम माता सरस्वती का था। अब तक नोनी को अपने अज्जा अज्जी के घर आए हुए लगभग 6 हफ्ते हो चुके थे, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कल की बात हो। देखते ही देखते सारियां छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। अगली ही सुबह नोनी की मां उषा अपने घर वापस बेंगलोर पहुंचने वाली थी। इसी दौरान नोनी की मां उषा ने नोनी को फ़ोन किया। हेलो 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 नोनी। हाय मम्मा, आप कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मेरा काम अब ख़त्म हो चुका है। मैं बस बहुत जल्द वापस बेंगलोर पहुँचने वाली हूँ। जैसे ही मैं बेंगलोर पहुँचूँगी उसी वक्त मैं तुम्हें लेने सोमनहल्ली पहुँच जाऊँगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटे। मैं तुम्हारे पापा के साथ 2 दिन में सोमनहल्ली पहुँच जाऊँगी, ठीक है? अच्छा नोनी बेटे, मेरी बात ज़रा अम्मा से कराना। जी मम्मा, ये लीजिए। अज्जी, ये मम्मा से बात कीजिए। हाँ, दो बेटी। हेलो हेलो, प्रणाम अम्मा। अरे खुश रहो बेटी, तुम कैसे हो? हाँ अम्मा, मैं और शेखर बिल्कुल ठीक हैं और हम 2 दिनों में आपके पास पहुंचने वाले हैं। हाँ अम्मा, एक रिक्वेस्ट थी, तब तक आप नोनी का सारा सामान पैक कर देना। अज्जी, हाँ ठीक है बेटा, आप लोग आ जाओ। हाँ, और एक बात और, गांव में खुदाई का काम चल रहा है। नोनी की मां उषा को ये लग रहा था कि नोनी काफ़ी दिनों से गांव में रह रही है। अब तक वो काफ़ी बोर हो चुकी होगी और जल्द से जल्द अपने घर वापस आना चाहती होगी। इसीलिए उषा चाहती थी कि बहुत जल्द गांव पहुंच जाए और अपनी बेटी को लेकर वापस बेंगलोर पहुंच सके। अच्छा अम्मा, आप क्या कह रहे थे, खुदाई का काम चल रहा है? तो ठीक है, हम लोग आएंगे तो मैं भी ज़रूर देखूंगी कि क्या काम चल रहा है। हाँ ठीक है बेटे, आप लोग आ जाना। पास खड़ी नोनी अपनी माँ उषा और अज्जी की सारी बात सुन रही थी। वो बहुत उदास हो गई। वो अभी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो तो गांव में अभी और रहना चाहती थी। ठीक 2 दिन बाद शेखर और उसकी पत्नी उषा अपने गांव सोमनहल्ली पहुंच गए और हमेशा की तरह शेखर अपने पापा से कहने लगा, देखिए पापा, हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा ही रुक पाऊंगा। उषा जल्दी से घर में दाखिल हुई और अपनी बेटी नोनी को ढूंढने लगी। इधर उधर देखने पर नोनी मिल नहीं रही थी और हैरानी इस बात की भी थी कि नोनी ने अब तक अपना सामान पैक भी नहीं किया था। अम्मा अम्मा, नोनी कहाँ है? नोनी कहीं भी मिल नहीं रही। मेरे ख्याल से आप लोगों को खुदाई वाली जगह पर जाना चाहिए। नोनी की माँ उषा और शेखर जल्दी से उसी खुदाई वाली जगह पर पहुंच गए जहां पर सारा काम चल रहा था। वहां का माहौल देखकर दोनों बहुत ही हैरान हुए। ढेर सारे मजदूर काम कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई साफ सफाई का काम देख रहा था। हर कोई इतना व्यस्त था कि उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। तो दोस्तों, फिलहाल ये कहानी यहीं पर रुकती है। इसके आगे की कहानी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय।